हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगजिन एंड चैनल वेक्शन विद फुजोशी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं अभी एक वन शॉट लेकर आई हूँ आपके लिए। जानती हूँ आप फिर से कहोगे कि नई स्टोरी लेकर आ गई हूँ, पर प्लीज़ ये कहने से पहले मेरे कारण सुन लेना। मैं अपनी पुरानी स्टोरीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड उनको मैं डाल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मैं उनको पूरा रिकॉर्ड कर लेना चाहती हूँ। इसीलिए जब मैं अगर किसी स्टोरी को स्टार्ट करूँगी ना, तो फिर इसको एंड कर ही ख़त्म करूँगी, बीच में गैप बिल्कुल नहीं लूँगी। इसीलिए मैं अपनी पुरानी जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनको रिकॉर्ड कर रख रही हूँ, जिससे फिर सब डालूँ तो बिना गैप के वो स्टोरीज़ कंप्लीट हो जाए और आपका जो बचा कुचा इंटरेस्ट है वो ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए मैं उसको नहीं ला रही हूँ। एंड जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैं कुछ करने के बारे में सोच रही हूँ, तो आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड हम सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ जिससे मैं खुद को इंडिपेंडेंट महसूस कर पाऊँ। वैसे मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ, ये मेरा शौक़ है, ये मेरी इच्छा है कि मैं करूँ, अपने वांगशांस पर वीडियो बनाऊँ अपने। और वैसे भी ये चीज़ करने से मुझे एक बहुत बड़ी फैमिली मिली है आप लोगों की, जो कि मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये प्यार मैंने आज देख लिया है। थैंक यू सो मच। आप लोगों की विशेस देख कर लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। कितनी प्यारी प्यारी विशेस दी है आप सभी लोगों ने, इसलिए थैंक यू सो मच। तो मुझे एक बहुत बड़ी फैमिली का प्यार तो मिला ही है, साथ में अब मैं खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के लिए ट्राई कर रही हूँ एंड अब देखती हूँ कि सिलेक्ट होती हूँ या नहीं, वो तो सब भगवान के ऊपर है। पर मैं ट्राई कर रही हूँ और अगर सिलेक्ट हो जाऊँगी तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा सपना है एक टीचर बनने का। तो साथ इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था कि मैं थोड़ी सी भी बिज़ी हूँ एंड 3-4 दिन तो मेरे फुल क्लोज्ड जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेड्यूल टाइट है इस बीच में। लेकिन मैं कोशिश करूँगी वन शॉट लाने की। एंड आप लोगों के दिमाग में और कुछ ऐसे वन शॉट है ना जो कि 1 या 1.5 घंटे में कंप्लीट हो सकते हैं। ऐसी स्टोरी जो शॉर्ट हो, चाहे वो टॉक्सिक हो, फ्लफी हो या फिर इमोशनल हो, पेनफुल हो, कोई सी भी स्टोरी हो, बस 1 या 1.5 घंटे की हो, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। क्योंकि अभी मेरे दिमाग में जो स्टोरीज है वो लॉन्ग है, लगभग 3 से 4 पार्ट्स की है, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी पुरानी स्टोरीज को लेकर काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके पास 1 या 1.5 घंटे की स्टोरीज है ना, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। यहाँ अगर शेयर करो तो यहाँ कर देना, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, जिससे आपकी स्टोरी सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहे। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी भी एक छोटी सी स्टोरी है, ये ऐसे ही सडनली मेरे दिमाग में आ चुकी थी, तो मैं ये आपके लिए लेकर आ रही हूँ। स्टोरी का नाम मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जब थंबनेल बनाऊंगी तो डिसाइड कर लूँगी, तो आप देख लेना। तो हमारी स्टोरी में हमेशा की तरह जानी है, लेकिन ये मॉडर्न एफएफ है। एंड इसमें जो विंग है वो 30 ईयर ओल्ड है। एंड जो लेनवांग जी एक 18 ईयर ओल्ड ओमेगा है, जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करता था, या फिर कहें कि ग्रैंड पा के साथ। वो एक गांव के साइड में रहते थे। अब ईबो वैसे तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत छोटी उम्र में ही वो कमाने लग गया था एंड वो अपने लिए जीना सीख रहा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे इसका रीज़न हम आगे स्टोरी में जानेंगे, लेकिन अभी उसके ग्रैंडपा ही उसकी लास्ट होप थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो अपने ग्रैंडपा से बहुत बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए एक ऐसा फैसला लिया था जो शायद उसे पसंद नहीं था, क्योंकि ईबो एक यंग ओमेगा था, उसके सपने थे, उसकी कुछ इच्छाएं थी। लेकिन उसके ग्रैंडपा ने उसकी शादी एक ऐसे इंसान से तय कर दी थी जो उससे 10 से ज़्यादा साल बड़ा था। तो ईबो गुस्सा था। इसी गुस्से में वो क्या करते हैं हम इस स्टोरी में जानेंगे। तो आइए स्टोरी को शुरू ही कर देते हैं। ग्रैंडपा, आप ये क्या कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और आप मुझे कब कहीं छोड़कर नहीं जाने जाओगे? मेरे पेरेंट्स तो मुझे छोड़कर जा ही चुके हैं। अब आप भी मुझे छोड़कर जाने वाले हो? नहीं ग्रैंडपा, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर अगर आप मुझे छोड़कर गए ना, तो मैं भी आपके पीछे पीछे जाऊँगा। आपके बिना मैं यहाँ पर क्या करूँगा? आपके बिना मेरी लाइफ में है ही कौन जो जिसके खातिर मैं जीऊँगा? प्लीज़ ग्रैंडपा, अपनी बब्बू को अकेला मत छोड़ो। प्लीज़ ग्रैंडपा, प्लीज़ डोंट लीव योर बोबो अगेन अलोन अगेन। प्लीज़ का मेरे पेरेंट्स तो मुझे छोड़कर जा ही चुके हैं। अगर आप भी चले गए तो मैं क्या करूँगा? ग्रैंडपा प्लीज़ डोंट लीव मी। ये बोलते हुए एक 18 ईयर ओल्ड ओमेगा ईबो रो रहा था, और उसका बहुत बुरी तरीके से रो रहा था।
एंड उसने अपने ग्रैंडपा का हाथ पकड़ रखा था, जो हॉस्पिटल के एक ऐसे ही वार्ड के बेड पर लेटे हुए थे। उस हॉस्पिटल की जो हालत थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं, और उसके ग्रैंडपा ऐसा लग रहा था कि उनके आखिरी सांसें गिन रहे थे। तभी उसके ग्रैंडपा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, पागल, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो इबो? तुम अभी यंग हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है और मैं तो जी चुका हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को एक ऐसे इंसान के हाथ में दिया है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हारी केयर करेगा। इसलिए वो वादा करो मुझसे, मेरे जाने के बाद तुम हमेशा उसकी बात मानोगे, वो और तुम इतना बड़ा आदमी बनोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स को ये बात पता चले कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें छोड़कर। माय बॉय, ग्रैंडपा भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लगता है भगवान चाहता ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो। और जब वो इंसान तुम्हारे पास आए तो उसके साथ चले जाना। मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ फिक्स कर दी है। वो अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ये मेरी आखिरी इच्छा समझ के ही चले जाना। ये बोलते हुए ईबो के ग्रैंडपा ने अपनी आखिरी सांसें ली, और ये देखते हुए ईबो और भी बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा ही फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ही उसकी एक इकलौती फैमिली थे। ईबो जब छोटा था तो उसके दोनों पेरेंट्स से अलग हो गए। अब ईबो की मॉम अलग हुई, ये तो समझ में आता है, क्योंकि डिवोर्स होने के बाद वो तो उनके घर से चली गई थी, वो वांग मेंशन से चली गई। लेकिन वांग वांग हुआंग जो थे वो भी वहाँ से चले गए, वो भी अपने बेटे और ग्रैंडपा के पास नहीं रुके, उनके फादर के पास नहीं रुके। जब वो वहाँ से गए थे तो उनका कहना था कि वो किसी अच्छे काम की तलाश में जा रहे हैं, जिससे वो ईबो की और उसके फादर की जो लाइफ है उसको अच्छा कर सके। लेकिन उसके बाद वो कभी लौट कर आए नहीं। ईबो ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक 3 साल का बच्चा के इतनी बड़ी क्रूर दुनिया में अपने फादर को कहीं ढूंढ पाता। तो उसके बाद से ही ईबो के दादाजी थे, उन्होंने ही ईबो का ध्यान रखा था, एंड ईबो उन्हीं की छाया में पल रहा था, बड़ा हो रहा था। वैसे तो ईबो पोलाइट था, सबसे अच्छी तरह से बात करता था, लेकिन ईबो को कहीं ना कहीं अमीरों से नफरत होती थी, क्योंकि उसे लगता है उसकी माँ ने भी एक इंसान उसके फादर को छोड़ा था अमीर बनने के लिए, क्योंकि वो दूसरे पर्सन के वो दूसरे पर्सन के पास चली गई जो कि उसके फादर से भी ज़्यादा अमीर था। एंड अब जब वो इतना बड़ा हो चुका है, जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उससे अपने फादर के बारे में पता चला है कि उसके फादर भी एक बहुत बड़े, ज़्यादा बड़े तो नहीं लेकिन हाँ इतने बड़े बिजनेसमैन है कि वो एक्सपेंसिव लाइफ जीते हैं। अभी वो नहीं पता कि वो उन्होंने ये सब अपनी मेहनत से किया है फिर कुछ और घोटाला करके किया है, ये वो को नहीं पता। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए वांग हुआंग ने अपने परिवार को एंड उसकी माँ ने भी ईबो को छोड़ दिया था। तो ईबो को जो है रिच लोगों से नफरत है, लिटरली ही हेट दैट पर्सन्स। जब ईबो ने जैसे तैसे कर जितने भी पैसे उसके पास जमाते उससे उसके ग्रैंडपा का फ्यूनरल करवा दिया। एंड अब लगभग उस बात को 1 हफ्ता हो चुका था। ईबो अभी भी अपने घर में बैठा हुआ था। अब तो वो इस घर को घर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे सफोकेशन फील होती है इस घर में अकेले रहने से। उसका यहाँ पर फ्रेंड भी नहीं, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ के आसपास के लोग अच्छे रहते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल ही काम नहीं है, वो बस सारा दिन घर पर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं, उन्होंने अपनी सारी अर्निंग्स अपने उस ड्रिंक में गवा दी, और फिर अब उनके पास रहने के लिए बस ऐसा ही घर है, तो वो वहीं पर रहते। तो ईबो का आसपास कोई दोस्त है भी नहीं। ईबो बैठा हुआ था। ईबो ने लगभग 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से खाया नहीं था, बस वो कॉफ़ी पी रहा था जो कि उसे पसंद है। एंड इसी कॉफ़ी से अब ईबो की तबीयत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि ये चीज़ अगर हम कॉफ़ी को खाली पेट लें तो ये हमें ही उल्टा रिएक्शन देती है, हमारी तबीयत ख़राब करती है। और ईबो तो लगातार 1 हफ्ते से कॉफ़ी पी रहा था, वो भी खाली पेट, और वो कुछ भी नहीं ले रहा था, बस उसकी पेट की भूख को मिटाने के लिए वो कॉफ़ी पिए जा रहा था, वो भी सिर्फ नॉर्मल सी चीप सी कॉफ़ी, जिसमें जो शायद मेडिकली अप्रूव भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जिस जगह वो रहता है वहाँ पर बस चीज़ों को बेचा जाता है, फेंका जाता है, ऐसे ही बेचा जाता है वहाँ पर। तो वो वही उसी तरह रहता है।
और इसीलिए उसकी अभी तबीयत खराब हो रही थी। तभी उसके घर का जो डोर था वो अचानक ही ओपन हुआ। एंड ईबो ने जैसे ही वो देखा तो सामने 2 बूढ़े से आदमी खड़े हुए थे जिनकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एंड वो दोनों लग रहे थे, उन लोगों की तोंद निकली हुई थी, आंखें आंखें इतनी ज़्यादा लस्टफुल थी, इतनी ज़्यादा डर्टी लग रही थी कि पूछो मत। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उन्होंने कब से बात नहीं लिया है। और ये देखकर ईबो लिटरली अंदर तक काम किया, क्योंकि इन दोनों कोई नहीं जानता, ये दोनों इस एरिया के जाने माने गुंडे हैं लिटरली। जब भी इन्हें कोई पता चलता है कि कोई ओमेगा या आसपास कोई भी ऐसा है जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जिसके पास कोई प्रोटेक्टर नहीं है, तो ये लोग बस वहाँ आ जाते हैं। इतने दिनों तक तो उसके ग्रैंडपा उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। 1-2 बार इन लोगों ने उन्हें पहले भी परेशान किया था, लेकिन उस वक्त उसके ग्रैंडपा थे एंड उसके ग्रैंडपा पुलिस की धमकी भी दे सकते थे, इसलिए लोग ज़्यादा उसे परेशान नहीं करते थे। जब भी वो कॉलेज जाया करता तभी लोग उसे परेशान किया करते थे। लेकिन अब जब ये उसके ग्रैंडपा नहीं है तो ईबो को लिटरली डर लग रहा था। उसने थोड़ा पीछे होते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी कभी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बुरा होगा, मैं चिल्लाऊंगा। यह सुनकर उसमें से एक ने डर्टी से स्मित देते हुए कहा, चिल्लाओगे? ओह बेबी बॉय, चिल्लाना है तो चिल्लाओ। वैसे भी अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। कौन आएगा? तुम्हारा मरा हुआ ग्रैंडपा? अब कोई नहीं आने वाला, क्योंकि तुम इस दुनिया में अकेले रह चुके हो। मैं तो तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, तुम अकेले हो तो तुम मुझे सर्व क्या करो और बदले में मैं तुम्हें पेमेंट पे करूँगा। इसीलिए मैं तुम्हें अच्छी बात बता रहा हूँ। तुम जैसे लोगों का वैसे भी इस दुनिया में कुछ खास हो नहीं सकता है ना, तो मैं तुम्हें तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाऊँगा, ऐसे लोगों से मिलाऊँगा जिससे तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। बस पहले मुझे खुश कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें खुश कर दूँगा। ये बोलते हुए वांग जी के ईबो की तरफ बढ़ रहा था और ईबो कुछ बातों से डिस्कस्ड फील हो रहा था। वैसे तो नॉर्मली 16 से 18 साल के बच्चे जो होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती कि फिजिकल रिलेशनशिप क्या होता है, इंटीमेसी क्या होती है। इनकी नॉलेज हम जब थोड़े एडल्ट हो जाते हैं तभी हमें पता चलती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स होते हैं हमें इन सब चीज़ों का पता लगवाने वाले या फिर पता नहीं लगवाने वाले भी। पर ईबो जब छोटा था तो वो इसी जगह पर पल रहा था और ऐसे ही माहौल में पला बढ़ा है। हालांकि उसके दादाजी ने उसे प्रोटेक्ट किया है, लेकिन फिर भी इनोसेंट ईबो कब तक इनोसेंट रह सकता था। उसने आसपास काम भी किया, आसपास के रेस्टोरेंट जो चीप रेस्टोरेंट्स होते हैं तो वहाँ पर उसने काम भी किया है। तो वहाँ पर ऐसी बातें लोग ओपन में बातें करते हैं, किसी को कोई शेम है ही नहीं यहाँ पर। तो इन्होंने सुना है, समझा है इन सभी चीज़ों को बचपन ऐसे 10-12 साल की उम्र से ये सुनता हुआ बढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसने खुद हेरेसमेंट फील की है। उसने हेरेसमेंट को खुद पर सहा है, तो ईबो जानता है ये सब। एंड जब ये लोग बोल रहे हैं तो लिटरली ही फील डिस्गस्ट बाय बोथ। वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे और ईबो कोशिश कर रहा था खुद को अपने अंदर ही जैसे बंद कर लेने की, लेकिन वो अपने फेस पर डर्टी स्मिक लिए बस ईबो की तरफ बढ़े जा रहे थे। ईबो की आंखों में अब आंसू आ रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था, ग्रैंडपा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखिए आपको गए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और मेरी लाइफ हेल्प बनने लगी है। ग्रैंडपा आपका बहुत डर रहा है, बहुत बुरी तरीके से डर रहा है। ये बोलते हुए वो पीछे जा रहा था, लेकिन अब उसके पीछे दीवार आ चुकी थी एंड वो लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक पर्सन आया, उसने ईबो के हाथ को पकड़ा और कहा, बेबी बॉय तुम तो अभी न्यू हो, तुम्हें तो लिटरली मैं सोने में तोल लूँगा, एक बार तुम मेरे पास था, मुझे खुश तो करो। ये बोलते हुए ईबो के हाथों को टच करने लगा था। ईबो चुराने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ईबो एक 18 ईयर ओल्ड कमज़ोर सा ओमेगा जिसे 2 टाइम का खाना मुश्किल से मिला करता था, और दूसरी तरफ वो लोग जो लिटरली भैंसों की तरह लग रहे थे, तो ईबो उनसे कैसे ही लड़ सकता था। वो बहुत कोशिश कर रहा था और उनमें से एक पर्सन ईबो के फेस की तरफ झुक रहा था उसे किस करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो उसे किस कर पाता है, एक ज़ोरदार पंच उसके फेस पर पड़ता है। एंड जैसे पंच पड़ता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है, क्योंकि उस पंच की फोर्स इतनी थी। एंड जैसे ही दूसरा पर्सन देखता है कि उसके साथी को किसी ने पंच किया है, तो वो भी उस तरफ देखता है, तो वहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था जिसने फुल ब्लैक कोट पहन रखा था, मैंने ब्लैक बॉडीगार्ड टाइप कपड़े पहन रखे थे, उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। ये देखकर उसने कहा, हे कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे इंटरप्ट करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? ओह एक्चुअली तुम भी क्या इसे एंजॉय करना चाहते हो? वैसे तुम्हें पता चला होगा कि अब इसे इसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, डोंट वरी। वैसे ये हमारी प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हें इसे हमें
हमसे लेना होगा तो पहले हमें इसके लिए पे करना पड़ेगा। समझ में आया? ये सुनते हुए तो इबो आके बड़ी हो गई थी। वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंसान है। ये लोग उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? इबो यही सब सोच रहा था, लेकिन उस इंसान ने स्मिक करते हुए कहा, तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है एंड मैं इसे तुमसे फ्री में लूँ तो तुम क्या कर लोगे? ये बोलते हुए उस इंसान के फेस पर भी एक पंच मारता है। जैसे वो नीचे गिरता है तो वो इंसान जिसने इन दोनों को पंच मारा था इबो के पास आने की कोशिश करता है। ये देखकर इबो बिछड़ते हुए कहा, तो दूर रहो मुझसे, अगर मेरे पास आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो इंसान अपनी जगह पर रुक गया। फिर उसने इबो के सामने एक 90 डिग्री बो करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मेरा नाम हाउशवान है एंड मैं मिस्टर सेन शाहजहान का हेड बॉडीगार्ड हूँ। ये सुनकर इबो ने कहा, कौन शाहजहान? मैं किसी शाहजहान को नहीं जानता। ये सुनकर हाउशवान ने कन्फ्यूजन में इबो की तरफ देखा, लेकिन तभी उसने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ से एक इंसान अंदर आ रहा था। उसने भी एक 3 पीसेस सूट पहन रखा था और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर थी उससे वो लिटरली बहुत पावरफुल लग रहा था। एक डोमिनेटिंग अल्फा था वो। ये देखकर इबो तो और ज़्यादा डरने लगा। वो अपने आप को और ज़्यादा अपनी इमेज से कोड़ने लगा। उसने जब भी वो इंसान उसके पास आया उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम वांगिबो है? ये सुनकर इबो ने हल्के से बस नोट किया तो उस इंसान ने कहा, तुम्हें याद होगा, तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरे ग्रैंडपा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड जब मेरे ग्रैंडपा ने मुझे 2 दिन पहले बताया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन शायद तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें बताया होगा कि हम दोनों की शादी तय हो चुकी है, तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। ये सुनकर इब्बू ने उस इंसान की तरफ देखा। इब्बू की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इंसान भी बस उसे अपने पैसों का रौब दिखाने आया है। आखिर इसे आना होता तो ये पहले ही आ सकता था ना, लेकिन उसके ग्रैंडपा को गुजरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। तब तक इंसान कहा था, शायद खुद में बिजी होगा एंड उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है। पर जैसे उस इंसान ने इबो की मन की बात सुनी हो तो जान ने कहा, वो मैं देख चुका हूँ तुम कितना अपना ख्याल रख चुके हो एंड मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँ और मैं अपने ग्रैंडपा की बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहूँगा कि तुम भी अपने ग्रैंडपा की बातों की रिस्पेक्ट करो और मेरे साथ चलो। मैं सुनकर इबो ने उसके जान की तरफ देखा। अभी इबो के पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि यहाँ वो रहेगा तो यहाँ भी वो सेफ़ नहीं है एंड यहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो जान के साथ जाएगा तो वो कुछ तो करेगा शहर जाकर, क्योंकि यहाँ तो उसे अपनी लाइफ कहीं भी नहीं दिख रही है। इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगा। इसलिए वो बस नोट करता है एंड वो अपने रूम में जाता है। उसके पास थोड़ा सा एक छोटा सा बैग था और थोड़ा सा सामान था, उसको लेकर वो नीचे आता है। तब तक जान वहीं एक जर्जर सा सोफ़ा पड़ा हुआ था, उस पर बैठ चुका था एंड उसके जो और लोग थे वो खड़े हुए थे। जब तक ये वो नीचे आया तब तक पूरे घर को जैसे वो कर दिया गया था। जैसे हम जब किसी घर से जाते हैं, किसी घर से मतलब मूव आउट करते हैं, तो वैसे हम घर को सिक्योर कर दिया जाते हैं ना, तो वैसे ही घर को सिक्योर कर दिया गया था। हर भी जितनी भी चीज़ें थी जो कि इबो काम आ सकती थी या फिर इबो की यादें थी, उनको साथ में ले लिया गया था। और इबो ने तो अपने सामान लिए थे। इबो जब वहाँ से जा रहा था तो ही लिटरली इमोशनल, क्योंकि उसने बचपन अपना ही घर में बिताया था, तो वो इमोशनल था। उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जब वो बाहर गया तो गाड़ी में बैठा वो जान के साथ ही था एंड वो गाड़ियाँ वहाँ से निकल चुकी थी। और ऐसे ही शुरू हुई थी जान और इबो की जो ये कहानी थी। जब इबो घर पर पहुँचा तो घर पर जान की मदर मिसेस शाव, मिस्टर शाव एंड ग्रैंडपा शाव थे। जैसे उन लोगों ने इबो को देखा था तो वो लोग कंसर्न थे इबो के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन लग रहा था। एंड सबसे पहले जैसे ही इबो अंदर गया तो वो डरा हुआ था। उसने उस छोटे से बैग को टाइटली होल्ड कर रखा था। जब वो अंदर गया तो मिसेस शाह ने आगे आते हुए कहा, इबो, तुम इबो हो ना? ये सुनकर इबो ने मिसेस शाह की तरफ देखा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से मिसेस शाह ने ये सब पूछा, तो उसने बस हल्के से नोट किया। उसने फिर मिसेस शाह आगे बढ़ी, उसने इबो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, वेलकम टू दी अवर फैमिली बेबी। वैसे जान तुम्हें बताया होगा ना प्रॉमिस के बारे में। मैं जानती हूँ कि इस वक्त ये सब बातें करना ठीक नहीं है एंड हम तुम्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। तुम्हारी और सीएन की शादी हम बस पेपर्स पर करवा देंगे। और जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगी सीएन के साथ तो हम तुम्हारी एक ग्रैंड वेडिंग करवाएंगे, ताकि सबको पता चले। तब तक के लिए तुम इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे वो
मेरे फादर इन लॉ के बहुत अच्छे दोस्त थे। हालाँकि हमारा कभी मिलना उनसे हुआ नहीं, क्योंकि वो शुरू से ही वहीं पर ही रहा करते थे। हमने इनवाइट भी किया यहाँ उन्हें कई बार, लेकिन वो नहीं आए, और हम भी कुछ महीनों पहले ही चाइना शिफ्ट हुए हैं अब्रॉड से, इसीलिए हम भी उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन जब हमें उनके बारे में पता चला, उनसे जब हमें खबर मिली, तो हमें बहुत दुःख हुआ। हम मिलने भी आना चाहते थे, लेकिन हमें तुम्हारे एड्रेस के बारे में पता ही नहीं था, और हमें बस तुम्हारे ग्रैंडपा का फ़ोन आया था, शायद उनके लास्ट दिन के एक दिन पहले से हमें किसी हॉस्पिटल से फ़ोन किया गया था। इसीलिए उसके तुरंत बाद मैंने सेन को तुम्हारा एड्रेस ढूँढने के लिए कह दिया था, एंड उस हॉस्पिटल को ट्रैक कर हमने तुम्हारे एड्रेस का पता लगवाया है। आई होप कि तुम समझोगे एंड तुम कंफर्टेबल हो सकते हो। आई नो तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन तुम जितना खुद को कंफर्टेबल फील कराना चाहो उतना करा सकते हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन तुमने अपने सिर्फ ग्रैंडपा को खोया है। तुम अपने माँ और पापा को तो वापस पा ही सकते हो। तुम मुझे सेन की तरह अपनी माँ मान सकते हो। ये सुनकर ईबो ने मिसेस वी की तरफ देखा। क्या सच है? क्योंकि जो इमेज उसने अमीरों के लिए बना रखी थी, उससे ये टोटली अपोजिट थी। क्योंकि उसे लगा था कि अमीर इतने पोलाइट हो ही नहीं सकते, जितने अमीर होंगे उतनी उनमें रूडनेस होगी, उतनी उनमें घमंड होगा। लेकिन मिसेस शाह में ऐसा कुछ नहीं था। तभी मिस्टर शाह ने पीछे से आते हुए कहा, हाँ इबो, हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम इस घर को अपना घर मान सकते हो। एंड मान सकते हो कि आपसे ये तुम्हारा भी घर है, क्योंकि अब तुम सीएन के हस्बैंड हो, या फिर होने वाला का हूँ, या फिर हो चुके हो। तुम हस्बैंड हो सीएन के, तुम्हारा सीएन पर और उस पूरे घर पर पूरा हक है। तुम्हें जितना टाइम यहाँ पर एडजस्ट होने में चाहिए तुम उतना ले सकते हो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। तुम अभी जाओ और सेन तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देगा। सेन बोलते उसने जान की तरफ देखा, तो जान ने नोट किया और उसने ईबो के पास आते हुए कहा, ईबो मेरे साथ चलो। ये सुनकर ईबो ने बस नोट किया और वो उसे उस गेस्ट रूम में ले गया था। जैसे ही जान उसे गेस्ट रूम में लेकर गया तो उसे बताने लगा कि यहाँ मतलब क्या कौन सी चीज़ कहाँ है, बाथरूम के फीचर्स भी बताने लगा, क्योंकि ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का था और सेन समझ सकता था कि ईबो को ये कम ही समझ में आएगा। लेकिन ईबो जो अपनी ग्रैंडपा की मौत से पहले ही दुखी था, साथ ही उसे इतने अलग माहौल में आकर रहना वैसे पसंद नहीं आ रहा था, तो चिड़चिड़ा था थोड़ा सा और गुस्से में भी था। इसलिए जब सीएन बता रहा था कि ये चीज़ इस काम में आती है, इस चीज़ को ऐसे ऑन करना है, इस चीज़ को ऐसे यूज़ करना है, इस चीज़ को ऐसे यूज़ करना है, एंड तुम्हारे बाथरूम में सब कुछ रख दिया गया है, तुम्हारा शैम्पू, तुम्हारा कंडीशनर, जो भी तुम्हें सोप वोप जो भी चाहिए तो भी रख दिया गया है, तुम्हारे कबर्ड में तुम्हारे लिए नए कपड़े लाकर रख दिए गए हैं। मम्मी ने मुझे बता दिया था, तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आ चुका हूँ, एंड तुम्हारे खाने का भी ध्यान रख लिया जाएगा। तुम्हारी यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन हमने यहाँ पर करवा दिया है, तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ से आ सकते हो। सीएन तो अपनी फॉर्मेलिटी कहो या फिर कुछ भी कहो पूरे कर रहा था, ताकि ईबो को सब नॉर्मल हो जाए कि क्या चीज़ कैसे होती है। लेकिन शायद उस ईबो ने उसे थोड़ा ऑफेंडिव वे में ले लिया। उसने सोचा कि जान से अपने अमीरी का घमंड दिखा रहा है, या फिर वो ऐसा ईबो का फील करवाना चाह रहा है कि ईबो के पास तक कुछ नहीं था। ईबो एक लो क्लास फैमिली से आया है, एक लो क्लास लेवल से आया है, तो उसे ये सब जानना चाहिए। वो उसे बता रहा है कि कितना एक्सपेंसिव होता है, उसकी यूनिवर्सिटी का फीस कितनी एक्सपेंसिव होती है। क्योंकि एक बार अभी से जान ने ये भी मेंशन किया था कि ईबो को फीस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सीएन ने सेटल कर दिया है, सॉर्ट आउट कर दिया है। तो इस चीज़ को ईबो ने थोड़ा सा ऑफेंडिव वे में ले लिया। उसे लगा कि जान उसे अपने पैसों का रोब दिखा रहा है कि ईबो के पास पैसे नहीं थे, तो उसे फीस के लिए वो करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन जान ने एक ही बार में उसकी सारी फिक्स कर दी है, और ईबो सारी जो सेमेस्टर है वो जितने भी क्लासेस है वो अटेंड कर सकता है। तो ईबो को लिटरली थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसलिए उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जान ने ईबो की तरफ देखा, तो ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारे स्टेटस का हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे नीचे दिखाओगे। और तुम्हें मेरी फ़ीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं पार्ट टाइम जॉब्स कर अपनी फ़ीस जमा कर दूँगा। तुम्हें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी केयर करते हो। तुम बस अपने पैसों का रोब मुझ पर मत दिखाना। और ये बात हस्बैंड्स की, तो मैं तुम्हें खुद पर कभी फोर्स नहीं करूँगा। और वैसे भी तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे तक की बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स भी हो, कि तुम्हें किसी भी प्रेशर में आकर मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता तुम जैसे इरफा से शादी।
इसलिए प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ये बोलते ही वो बस घूम गया था और जान स्टिल था अपनी जगह पर लिटरली, क्योंकि उसने ईवो का ये आउटबर्स्ट बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। जिस तरह से ईवो से लग रहा था एक पोलाइट सा ओमेगा, एंड जान ने हमेशा ओमेगा को पोलाइट से माना है, लेकिन यहाँ पर ईवो का इतना बड़ा आउटबर्स्ट देखकर लिटरली ही वाज शॉक्ड। पर फिर भी उसने सोचा कि ईवो को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, इसीलिए वो रूम से बाहर चला गया था। उसने ये भी नहीं कहा कि वो ये सब नहीं करवा, उसका मतलब ये नहीं था कि वो ईवो को नीचा फील करवाना चाहता है। वो बस बता रहा था कि ईवो को अगर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी हो, अगर उसका कोई इंपॉर्टेंट क्लास या फिर इंपॉर्टेंट सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं रह जाए, इसलिए वो बस उसको सारी डिटेल्स दे रहा था। उसे क्या पता था कि वो ईवो का फंड कर देगा। जैसे ही जान वहाँ से बाहर निकला, ईवो बस वहीं बेड का सहारा लेते हुए ज़मीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट से हक करते हुए वो रोने लगा और सोचने लगा, ग्रैंडपा आपने मुझे कहाँ भेज दिया है, मुझे यहाँ पर सफोकेशन फील होता है। सब लोग बस ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके पास सब कुछ है, से हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास भी सब कुछ था ग्रैंडपा, आप मेरे पास थे और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। जिससे आप मेरी शादी करवाना चाहते थे, देखा आपने वो क्या कर रहा था, वो बस अपनी अमीरी का रोब मेरे ऊपर दिखा रहा था कि मैं अपनी फीस भी पे नहीं कर सकता। हमारे घर में ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे घर में ये सब नहीं है, हमारे घर में इतना फ्लफी बेड नहीं है, तो मुझे आराम से नींद आएगी। मुझे उसी छोटे से घर में आराम से नींद आती थी। आप मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरी लाइफ में यहाँ पर कोई भी नहीं है। नफरत करता हूँ मैं इन अमीरों से। पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी हद तक गिर सकते हैं। ये बोलते हुए वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वही दूसरी तरफ जान, जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने अपने पुरखों की जायदाद को हेरिटेज किया है। मतलब उसके जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका शुरू से एक बहुत बड़ा बिजनेस था। एंड उसी तरह जान भी एक हायर पैदा हुआ था। एंड जान इकलौता नहीं है, जान का एक छोटा भाई भी है। एंड सिर्फ वही है, सिर्फ वही है एक, एंड जान है जावचिंग जो है वो एक ओमेगा है, जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, इसीलिए वो इस घर में नहीं रहता है। जान इकलौता बंदा था जो कि अभी तक बैचलर है। जैसा कि इबो ने कहा, जान की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसे बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती है। एंड उसके पेरेंट्स कहते भी हैं उनसे कि जान के गर्लफ्रेंड्स बनाओ, ओमेगाओं से बातें करो, डेट्स पर जाओ। उन्होंने कई ब्लाइंड डेट्स भी जान के लिए हायर की थी, लेकिन जान को उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग थे वो बस जान के पैसे के लिए उसके साथ थे, या फिर वो ऐसे प्रिटेंड करते थे कि जो या तो कोई आएगा उसके सामने तो वो ऐसे प्रिटेंड करेगा कि उसे जान के पैसे चाहिए नहीं, उसे बस जान चाहिए। कुछ तो ओपनली बोल देते हैं कि उनके एक्सपेंसेस इतने हैं, वो जान से इसलिए शादी कर रहे हैं। एंड कुछ जो शादी प्रपोजल आते हैं वो थ्रू बिजनेस आते हैं। तो जान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था तब तक, जब तक कि उसे ग्रैंडपा से ये बात नहीं बता दी कि उन्होंने अपने दोस्त को एक प्रॉमिस किया है कि वो जान की शादी उनके ओमेगा बेटे से करवाए। ये भी जान के लिए बहुत ज़्यादा था। उसने अपने ग्रैंडपा को मना भी किया था, लेकिन उसके ग्रैंडपा ने जब ईबो के बारे में बताया, जब उसके ग्रैंडपा के बारे में बताया, तो जान को एक थोड़ी सी सिंपैथी ईबो के लिए हुई थी। और लेकिन जब वो उसे लेने गया, उसने ईबो की हालत देखी, उस घर की हालत देखी, वो लोग ईबो के साथ क्या करने वाले थे वो देखा, तो पता नहीं क्यों जान को ऐसा लगा कि उसे ईबो को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी हालत में उसे ईबो को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे जो ईबो को बस तुरंत यहाँ पर ले आया था। उसने ईबो से बात भी नहीं की और वो बस ईबो को यहाँ पर ले आया था। एंड जान के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। जान जो है वो कोल्ड एंड डिस्टेंस बाहर के लोगों के साथ दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो ईबो जान को जो पर्सनली जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जान कैसा है। लेकिन उस दिन से ईबो उस घर में रहना तो उसने शुरू कर दिया था, लेकिन ईबो उन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन लोगों का बोलने का तरीका या फिर खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा अलग था। एंड ईबो के दिमाग में जो एक बात बैठी हुई थी कि अमीर घमंडी होते हैं, अमीर अपने पैसों का बस रौब दिखाते हैं, अमीर किसी के नहीं होते। उस चीज़ ने ईबो को उनके पास जाने से थोड़ा रोक रखा था, उनके पास जाने से वो हेजिटेट करता था। और अब तो लगभग 3 से 4 महीने हो चुके थे ईबो के यहाँ पर आए हुए। अब ईबो की हालत जो अच्छी हो रही थी, धीरे कंफर्टेबल हो रहा था, और ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा था वो मिसिस वी के साथ, क्योंकि मिसिस वी ईबो को एक रियल मदर की तरह चाहती थी।
एंड जब से वो यहाँ आया था, मिसेज भी कोशिश कर रही थी ईबो के साथ बात करने की, वो उसके साथ कंफर्टेबल होने की ये कोशिश कर रही थी कि ईबो उसके साथ कंफर्टेबल हो, ईबो उसे अपनी माँ की तरह माने। शुरुआत में वो डिफ़िकल्ट था क्योंकि ईबो किसी से बात नहीं किया करता था। कुछ दिनों तक तो ईबो बस अपने ही रूम में था, वो बाहर भी नहीं निकला करता था। उसका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ रूम में जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे मिसेस भी वहाँ ईबो के पास गई, वो उससे बातें करने लगी, तो उसे ईबो धीरे धीरे समझ में आने लगा, ईबो की मेंटलिटी धीरे धीरे समझ में आने लगी। एंड ये चीज़ उसने बाकी घर वालों को भी समझाई कि ईबो के साथ उन्हें पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। ईबो बुरा नहीं है, उसकी जो सोच है उसने उसे थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखा है, लेकिन ईबो दिल का बुरा नहीं है। ये चीज़ मैंने फील कर ली थी। लेकिन एंड इस बीच में जान और ईबो की जो पेपर मैरिज थी वो कर दी गई थी। वो लीगली वो लोग हस्बैंड एंड हस्बैंड थे, या फिर कहें कि अल्फा हस्बैंड एंड ओमेगा हस्बैंड थे। एंड इस बीच में ईबो अपनी यूनिवर्सिटी जाने लगा था, और यूनिवर्सिटी में उसके बहुत अच्छे कुछ फ्रेंड्स बने थे, लॉयल फ्रेंड्स, जो कि ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था और ईबो आसपास घूम रहा था। लेकिन इस बीच में जान और ईबो का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बन रहा था या फिर बिल्ट हो रहा था, क्योंकि जान कोशिश कर रहा था ईबो के पास आने की, उससे बात करने की, उसके उस गलतफहमी को दूर करने की कि सभी अमीर बिगड़े हुए नहीं होते। हाँ, हालांकि या फिर 75% होते हैं, लेकिन बाकी के जो बचे होते हैं वो इतने भी बिगड़े हुए नहीं होते हैं। लेकिन ईबो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से ईबो एक ऐसा कह सकते हैं ना, हम हिंदी में कहें तो मेधावी था, महत्वाकांक्षी ओमेगा था। तो उसकी भी कुछ इच्छाएं थी अपनी अल्फा को लेकर कि उसका अल्फा कैसा होना चाहिए। उसने अपनी अल्फा को इमेजिन कर रखा था कि उसका अल्फा कैसा होगा, उसका अल्फा उसके कैसे ट्रीट करेगा। लेकिन अब जब उसकी शादी उससे बड़े 30 साल, उससे 20 साल या फिर सॉरी उससे 10 या 12 साल बड़े इंसान से हो गई, तो ईबो को पहली चिढ़ तो यही हो गई थी कि जान तो 30 साल का है एंड ईबो की उम्र अभी 18 साल ही है। तो एक चिढ़ ईबो को ये थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी और जान की जो सोच है उसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि जान एक उम्र को पार कर चुका है, जो एडल्टहुड होता है उसको वो पार कर चुका है, तो उसकी सोच बहुत अलग होने वाली है। एंड साथ ही ईबो जो कि अभी अपने टीनेज में आया ही है, उसकी सोच बहुत अलग होगी। तो इस बीच में ईबो उलझा रहता था, और इसी उलझन में वो बस जाल पर चिल्ला दिया करता था। लिटरली जब से वो यहाँ पर आया था, उसने एक भी मौका नहीं छोड़ा था जान पर चिल्लाने का, जान पर गुस्सा करने का। भले ही गलती ही मत हो जान की, पर वो बस उस पर चिल्लाया करता था। फिर भी जान जान ने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी जान ने उस पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वो ईबो का हस्बैंड था, अल्फा था। अगर वो चाहता तो ईबो पर चिल्ला सकता था, वो उसे कंट्रोल कर सकता था। अब ईबो के पास कोई नहीं था। अगर जान चाहता तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। वो एक डोमिनेटिंग अल्फा है, वो एक बिजनेसमैन है, साथ ही उसका कुछ सीक्रेट्स है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वो जो चाहता वो ईबो के साथ कर सकता था, लेकिन फिर भी वो पेशेंस से काम ले रहा था। उसने ईबो को समझना चाहा, उसने ईबो के दिल में रास्ता बनाना चाहा। लेकिन ईबो जिसने अपने दिल में बस एक सीमेंट की दीवार बना दी थी, जिसे कोई तोड़कर अंदर जा ही नहीं पा रहा था। टाइम ऐसे ही गुजर रहा था, उनका रिश्ता ऐसे ही चले जा रहा था। पर अभी वो सोच में पड़ रहा था, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि जान वो कुछ भी कह ले, जान टस से मस भी नहीं होता है। जान ने कभी उस पर चिल्लाया नहीं, जान ने कभी गुस्से में आकर भी ये नहीं कहा कि ईबो उसकी जिम्मेदारी है, उसने उस जिम्मेदारी को लिया है। तो ईबो का कोई हक नहीं बनता उस पर ऐसे चिल्लाने का। अगर जान चाहे तो उसके लिए हजारों मेगास लाइन में खड़ी हुई हैं, वो किसी भी दिन ईबो को इस घर से निकाल कर किसी भी दूसरे मेगा घर में ला सकता है। कभी भी जान ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि वो ईबो की बातें बस सुनता ही है। ऐसे ही एक दिन जैसे ही एक दिन था, एंड जान को किसी का कॉल आया। वो रूम में ही था, वो उसका रूम अभी एक ही था। एंड जान वो जो था उसके एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का वर्क कर रहा था। ऐसे ही उसे एक कॉल आया, एंड जब उसने कॉल को उठाया तो खुश लग रहा था। कॉल को कट करने के बाद जब वो वापस आया तो उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो हमें कल एक पार्टी में चलना है। ये सुनकर जान ने ईबो ने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर भी जान ने कहा, एक्चुअली मेरा छोटा भाई बहुत दिनों बाद चाइना वापस आया है, एंड अब से वो यहीं पर ही रहने वाले हैं उसके हस्बैंड के साथ एंड उसके पेरेंट्स के साथ। तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो उन्होंने हम पूरी फैमिली को बुलाया है। तो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस का ऑर्डर दे दूँगा, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी होने वाली है ना। तो तुम तैयार रहना, यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना, एंड मैं भी ऑफिस से जाऊँगा तो मैं तुम्हें यहीं से लेकर चलूँगा, एंड माँ और बाबा जल्दी ही चले जाएंगे। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा और फिर उसी रूड टोन में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, और तुम अमीरों की पार्टी में, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम लोगों को बस
तुम्हें बस मौका चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे किसी पार्टी में जाने की आदत नहीं है, ना ही मैं जाता हूँ। तो तुम सब अमीरों की पार्टी में तुम सभी हाई क्लास लोग होंगे वहाँ पर। मैं वहाँ पर जाऊँगा, ना मुझे वहाँ के एडिकेट्स कुछ पता है, ना मुझे वहाँ पर क्या करते हैं कुछ पता है, ना मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को जानता हूँ, सिर्फ माँ को छोड़कर। यानी तुम वहाँ मेरी बस बेइज्जती करवाना चाहते हो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी से वापस। ये सुनकर जान ने ईबो की तरफ देखा और कहा, अब के बाद थोड़ा सा सीरियस लग रहा था। उसने कहा, ईबो, मैं तुम्हें अपने परिवार की हर खुशी में शामिल करना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई 2 साल के बाद वापस चाइना आ रहा है। वो वो बाहर रहता था, वो हमारे साथ भी नहीं रहता था। हम खुद भी कुछ महीनों पहले ही चाइना आए हैं, लेकिन हमारा भाई हमारे साथ नहीं रहता था। उसका हस्बैंड का जो बिज़नेस था उसको स्टेबलाइज करने के चक्कर में वो लोग हमेशा बाहर रहे हैं। एंड इसीलिए 2-3 साल से मैं उससे ठीक से मिला तक नहीं हूँ। इसलिए मैं बस तुम्हें अपनी खुशी में शामिल करना चाहता था। और तुम क्यों हर बात में सोच लेते हो कि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ या फिर तुम्हें अपने पैसों का रौब दिखाना चाहता हूँ? मैंने कभी तुम्हें अपने पैसों का रौब नहीं दिखाया है। बस ये तुम्हारी सिर्फ सोच में फ़र्क है ईबो। मैंने तुम्हें हमेशा अपना ओमेगा माना है। मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं एक अल्फ़ा हूँ। मैंने कभी तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हें टच नहीं किया है। अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें टच कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं हमारे रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम बस एक चीज़ पर अटके हुए हो कि मैं अमीर हूँ, तुम्हें घमंड नहीं होऊँगा। ऐसा नहीं है, वो समझने की कोशिश तो करो। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा एंड फिर जिसे हंसते हुए कहा, हो तो अब मैं समझा। तो तुम्हें ये प्रॉब्लम थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर जान कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैंने तुम्हें टच नहीं करने दिया ना खुद को। अगर तुम मुझे टच कर चुके होते, हम इंटीमेट हो चुके होते, या फिर हमारे वेडिंग नाइट कंप्लीट हो चुके होते, तो तुम मुझे यूज कर चुके होते, और फिर तुम मुझे डिवोर्स दे सकते थे। लेकिन मतलब तुमने भी मुझे टच नहीं किया है, तुम्हारी ये कंप्लेंट है ना? तुम मुझे बोलते मत। तुम वैसे भी तुमने मुझे उन लोगों से बचाया था, वो मेरे साथ कुछ ना कुछ करते। तुमने तो मुझे इतनी अच्छी लाइफ दे दी है। मुझे नहीं पता तुमने क्यों दी है, लेकिन दी है ना तुमने। तो तुम परमिशन की जरूरत क्या है? तुम मुझे टच कर सकते हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुमने जैसा कहा ना, तुम टच कर सकते हो मुझे, क्योंकि मेरी परमिशन की क्या जरूरत? तुम तो अल्फा हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है करो। वैसे तुम्हारी ये कंप्लेंट है, जो करो। ये बोलते हुए ईबो अपने ही शर्ट्स के बटन ओपन कर रहा था। इन्हें देखकर जान की मुट्ठियां बिछ रही थी। उसने ईबो की तरफ देखा, लिटरली वो ईबो के बहुत पास आ गया था। उसने ईबो की वेस्ट में हाथ डाला, उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी हर बात का गलत मतलब निकालना बंद करो ईबो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। हाँ, पर मैंने मना भी नहीं किया मैं नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ। लेकिन तब जब तुम मुझे परमिशन दोगे, तब जब हमारा रिश्ता उस तरह हो जाएगा जब हम उस लेवल पर अपने रिश्ते को ले जा सके। मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी को लिए तुम्हें टच नहीं करना चाहता, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। पर तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? तुमने बस अपने दिमाग में वही एक बात बैठा ली है कि मैं मैं बस एक नीडी और लस्टी अल्फा हूँ, जिससे अपने रट में एक ओमेगा चाहिए। ऐसा नहीं है वो। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, हम दोनों की शादी हुई है। मैंने तुम्हें अपने ओमेगा का हक दिया है, एंड मैंने इस बात को दुनिया के सामने भी कहने में कभी मैं हिचकिचाया नहीं हूँ। अब गलती तुम्हारी सोच में है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। एंड ये मेरी फैमिली का बहुत बड़ा मोमेंट है, तो मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता। ये वो, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लेने आऊँगा। तुम ड्राइवर के साथ आ सकते हो, समझ में आया? लेकिन तुम आओगे ज़रूर। एंड खबरदार, जो तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं कभी तुम्हारे शरीर के पीछे नहीं था। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए वो। तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए ही सही अपने लिए अपनापन चाहिए, जिसके लिए मैं तरसता हूँ। कितने महीने हो चुके हैं जब हमारी शादी हुई, लेकिन तुम अपने इस दिल की इस कोल्ड वॉर को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करते हो। थोड़ी तो कोशिश करो मुझे समझने की, थोड़ी तो कोशिश करो हमारे रिश्ते को समझने की। लेकिन नहीं, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बस वही एक चीज़ है कि मैं अमीर हूँ तो मुझ में घमंड होगा, मैं ओमेगा की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, मैं किसी दिन तुम्हें किसी और अमीर के लिए छोड़कर चला जाऊँगा। अगर तुम्हें शायद पता नहीं है कि चाइना का सबसे अमीर आदमी हूँ मैं लोगों के बिजनेस को रातों रात धूल में मिला सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि इतना बड़ा आदमी
किसी और ओमेगा के पीछे जा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारी सिंपलिसिटी को चुना ईबो। तो मैंने कुछ सोच कर ही चुना होगा, इसलिए मेरे पेशेंस का टेस्ट करना बंद कर दो एंड तैयार होकर आ जाना। ये बोलते हुए जान वहाँ से जा चुका था एंड ईबो बस अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, क्योंकि जान ने जैसे उसे एक रियल आईना दिखा दिया था। जान को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों फील करता है, ईबो को क्या प्रॉब्लम है अमीरों से। हाँ, वो ये मान सकता है कि शायद ईबो जब अपने उस एनवायरनमेंट पर था तो कुछ अमीरों के साथ उसका अब्यूज़ किया होगा, या फिर ठीक से बात नहीं की होगी, या फिर वही ग्रेट एटीट्यूड उन्हें दिखाया होगा जो कि नॉर्मली यंगस्टर्स में होता है। उन्हें अपने पैसों का घमंड होता है, लेकिन जान यंगस्टर नहीं है। जान अभी एक ऐसी मेच्योर एज में पहुंच चुका है जहाँ पर वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जब वो अपनी यंग एज में था तब भी वो अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर रहा था। उसने अपने पेरेंट्स के बिजनेस को भी संभालता है, साथ ही उसने अपना खुद का अलग बिजनेस भी खड़ा कर रखा है। तो उसके पास कोई टाइम था ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी वो ईबो को इस चीज़ का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईबो विश्वास करना ही नहीं चाहता। अभी जानवी थक रहा है, आखिर वो अकेला ही उस रिश्ते को कब तक ढोएगा, उस रिश्ते को कब तक उस रिश्ते को प्यार करेगा जब सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। जान का अल्फा चाहता है ईबो को, क्योंकि उसे पता है कि ईबो उसका मेट है, लेकिन अब शायद अभी तक ईबो ने अपनी फर्स्ट जो हीट है वो एक्सपीरियंस नहीं की है। नॉर्मली ओमेगाओं को 18 ईयर जब वो होते हैं तब उसकी हीट आ जाती है, लेकिन शायद अभी तक ईबो ने अपनी फर्स्ट हीट जो है एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उसे नहीं पता कि जान उसका मेट है या जान उसका अल्फा है, उसका वोल्फ है। लेकिन जान को पता है, क्योंकि उसने अपनी रट स्पेंड की है। जब उसने ईबो को पहली बार देखा था तभी उसे समझ में आ गया था कि ईबो ही उसका मेट है, पर ईबो को पता नहीं कब समझ में आएगा। ये बोलते हुए जान बस वहाँ से चला गया था। ईबो जो अपने रूम में बस खड़ा रह गया था और जाते हुए जान की तरफ देख रहा था। वो 2 दिन ईबो को नहीं पता, जैसे वो ब्लर में ही बीत गए थे। उस दिन के बाद जब उनके बीच वो झगड़ा हुआ था, उस दिन के बाद से जान कभी घर पर नहीं आया। मतलब उस रात भी जान नहीं आया था, अगले दिन भी पूरे दिन घर पर नहीं आया था। वैसे तो ईबो को लेने आने वाला था, लेकिन जब ईबो ने उससे ये सब कहा था तो जान ने मना कर दिया था कि वो नहीं आएगा शाम को लेने। पर ईबो को नहीं पता कि जिस इंसान पर वो चिल्लाता रहता है, जिस इंसान से प्रॉब्लम है, जिस इंसान से उसे ऐसा लगता है कि ये बस एक रूड सा अमीर आदमी है, उसके उसके मतलब उसके जाने से उसके सामने नहीं दिखने से वो को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। उसके लिए तो अच्छा ही है ना कि जान उसे परेशान नहीं कर रहा है, फिर भी उसे क्यों फर्क पड़ रहा है जान के दूर जाने से, जान के उसके पास नहीं आने से। ये वो को नहीं पता, लेकिन 2 दिन ईबो ने कैसे बिताए हैं ये उसे ही पता है। उसे नहीं पता, पर वो जान को देखना चाहता था। एंड जब से उसने उस लड़ाई को जब भी याद करता है, पता नहीं कि उसके आंखों में बस आंसू आ जाते हैं। वो जान के बारे में सोच रहा था, वो जान कितना चिल्लाता है, वो कितना उससे भला बुरा बोलता है, लेकिन फिर भी जान ने कभी उस ऊँची आवाज़ में बात नहीं की। एक्सपेक्ट आज लगता है, आज जो भी आज पार्टी या फिर कल जान सच में उससे उभ रहा है। क्या वो जान को नहीं चाहिए? क्या जान सच में किसी और ओमेगा को ले लेगा? यही सोच सोच कर ही वो लिटरली वो अपने ही अंदर वो मर रहा था। उसे नहीं पता क्यों, पर वो मर रहा था। एंड वो शाम भी आ चुकी थी, एंड जैसा कि जान ने कहा था उसके लिए सूट ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया गया था और उस डिलीवर भी कर दिया गया था। मिस्टर एंड मिसेस भी ने जाने से पहले ईबो से पूछा था कि क्या ईबो उनके साथ चल रहा है, लेकिन तब ईबो यूनिवर्सिटी से आया था तो वो तैयार भी नहीं था, उसे टाइम चाहिए था, इसलिए उसने मना कर दिया था कि वो खुद ही आ जाएगा, ड्राइवर है ही यहाँ पे। तो मिस्टर एंड मिसेस वी एंड ग्रैंडपा वहाँ से चले गए थे एंड ईबो फिर तैयार हुआ। पता नहीं क्यों, वैसे तो ईबो को अपने जो अपीयरेंस है उसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी अब जब वो यहाँ पर रह रहा है, अच्छा खा रहा है एंड आराम भी कर लेता है, वो पार्ट टाइम जॉब पर भी नहीं जाता है, तो ईबो की जो हेल्थ है वो अच्छी हो रही है। ईबो के फेस पर ग्लो आ रहा है। ईबो जो बिल्कुल थिन सा था वो थोड़ा सा चबी हो रहा है, तो वो उसे ब्यूटीफुल लगता है। फिर भी पता नहीं क्यों आज वो बहुत ज़्यादा ही मशक्क़त कर रहा था अपने हेयर स्टाइल्स में, हालांकि उसे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जो भी आज दिन तक देखा है अपने फ्रेंड्स के साथ देखा है एंड उसके बाद फ़ोन है तो उसमें कुछ फ़ोन में भी देखा है, तो वो वही सब कर करके खुद को तैयार कर रहा था। फाइनली वो तैयार हो चुका था। जब वो नीचे गया तो उसने वो ड्राइवर के पास गया एंड वो वहाँ से उस लोकेशन के लिए निकल चुका था। वो अपने कार में था एंड वो जान के कॉल का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि जान एक बार तो कॉल करेगा ही, हमेशा ही करता है जान। लेकिन लगता है एक बार जान को ईबो ने सच में बहुत ज़्यादा ही ऑफेंड कर दिया था, क्योंकि
2 दिन हो गए थे, जान ने एक मैसेज तक नहीं किया था। वो जान जो ईबो के कॉलेज पहुंचने से कॉलेज छूटने तक मैसेज करता है कि क्या ईबो लंच किया, ईबो पहुंचा, ईबो कैसे, क्या ईबो ठीक है, या फिर जब वो ईबो वापस आ गया कि अब वो अपने दोस्तों के पास है, तो जान मैसेज किया करता था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल किसी बाढ़ की तरह ही मैसेज को बहा देता था कि हर मिनट में मैसेज कर रहा है, नहीं। जब एक बार वो जाता था तब वो मुझसे मैसेज करता था कि पहुंचा कि नहीं, और जब वो वापस आता था तब वो उसे मैसेज करता था कि ईबो सही सलामत घर तो पहुंच गया होगा। और तब तो ईबो को इन चीज़ों से थोड़ी सी इरिटेशन होती थी। लेकिन अब जब वो जान को मिस कर रहा है तो उसे रियलाइज़ हो रहा है कि जान उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक कोई इंसान हमसे दूर नहीं चला जाता तब तक हमें उसकी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है। एंड ईबो से तो जान बस 2 दिन के 1.5 दिन दूर गया है, तब ईबो को नहीं समझ में आ रहा था उसे क्या करना है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना। जान का मैसेज नहीं देखना, जान के फेस नहीं देखना, जान की बातें नहीं सुनना, जो कि वो हमेशा वो ईबो को एंटरटेन करने के लिए करता रहता है। ईबो के लिए सब बहुत ज़्यादा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जब उसे ये सब देखना पड़ेगा। उसने अपनी लाइफ में वैसे बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये देखेगा उसने ये कभी नहीं सोचा था। वो ये सब सोच रहा था, तभी ड्राइवर ने कहा, यंग मास्टर ईबो वेन्यू आ चुका है। ये सुनकर ईबो ने उस ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, हाँ हाँ। ये बोलते हुए उसने डोर ओपन किया और बाहर निकला तो पार्टी लिटरली बहुत बड़ी लग रही थी। जैसे ही वो बाहर निकला, रिपोर्टर्स जो थे वो उस पर कैमरे फ्लैशेस करने लगे, और ये देखकर ईबो जो बाहर निकलने वाला था उसने अपना हल्का सा फेस एंड जो पैर था वही बाहर निकाला था। लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा निकाल पाता, जैसे ही वो लोगों के सवाल एंड बहुत सारे कैमरामैन उसके पास आने लगे, तो ईबो ने तुरंत वापस से डोर बंद कर दिया। वो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था। वो काम किया था अंदर तक, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। ऊपर से कैमरा लिए हुए लिटरली ही वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसके हाथ पैर काँप रहे थे, उसके हाथों में पसीने आने लगे थे, उसकी आंखें नम होने लगी थी। ड्राइवर जो कि बाहर निकल कर ईबो के लिए गेट खोलने वाला था, लेकिन पहले ही ईबो ने खोल दिया था। एंड जब उसने ये सब देखा तो उसने गार्ड्स को बुलाया। गार्ड्स आ भी चुके थे, लेकिन अभी भी ईबो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी उसके गाड़ी का डोर ओपन हुआ। एंड ये देखकर ईबो थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसे लगा कि शायद वो रिपोर्टर्स ने ही ये गेट ओपन कर दिया होगा। लेकिन तभी उसे एक वार्म सी आवाज़ सुनाई दी गई, ईबो। जैसे ही उसे आवाज़ सुनाई दी, उसने सामने की तरफ देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि वो चेहरा खड़ा था जिसको उसने लिटरली मिस किया है। उसने उसे बहुत मिस किया है। सामने वहाँ पर जान खड़ा हुआ था। जान ने अपने हाथ को ईबो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ईबो कोई बात नहीं, यहाँ आओ, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा। एंड पता नहीं क्यों आज पहली बार उसने बिना किसी आर्ग्यू के अपने हाथ को जान के हाथ में रख लिया था। एंड धीरे धीरे वो गाड़ी से नीचे आया, और जैसे वो नीचे आया तो जान ने उसके अपने एक हाथ को उसकी वेस्ट में डाल लिया। और ये देखकर ईबो बस जान की तरफ देखे जा रहा था। उसके बाद जान उसे वैसे ही अंदर की तरफ ले गया। जब ईबो अंदर गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि पार्टी का वेन्यू बहुत बड़ा था, लिटरली बहुत बड़ा था। एंड बहुत सारे लोग थे। जान जब अंदर गया तो वो अभी भी फील कर पा था कि ईबो हल्का सा काँप रहा है। लेकिन आज अभी जब वो ईबो को लेने गया था कार में, तब तो उसकी आवाज़ में वार्मथ थी। लेकिन जब से वो लोग अंदर आए थे, वो नोटिस कर रहा था कि जान उसकी तरफ देख तक नहीं रहा है, उससे बात भी नहीं कर रहा है। जबकि जान जब भी ईबो के साथ होता था वो बहुत सारी बातें किया करता था। अगर वो कहीं बाहर भी जाते थे तो ईबो जान से हर चीज़ के बारे में बताता था कि ये वो है या फिर ये चीज़ वो है। लेकिन आज जान कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड ये चीज़ ईबो को खा रही थी, अंदर ही अंदर खा रही थी। जब वो लोग मतलब अंदर पहुंच गए तो जान ने ईबो को उसकी मम्मा के साथ पास छोड़ दिया, और वो कुछ बिजनेस पार्टनर से मिलने के बहाने बाहर चला गया। बाहर मतलब दूसरी तरफ चला गया। एंड ईबो को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि उसे नहीं पसंद यहाँ पार्टी में ऐसे। अब वो अकेला हो चुका है। मिसिस भी उसके पास है, उसे अपने फ्रेंड से मिला भी रही है एज अ सन इन लॉ। उनके फेस पर भी प्राउड होने भी कोई शेम नहीं है। हालांकि वो नोटिस कर सकता था कि जब कुछ लोगों ने ईबो के बारे में पता चला था, उस प्रॉमिस के बारे में पता चला, तो कुछ लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कमेंट तक किया था कि ये जो मिसेस की पसंद है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कि इतने बड़ी बड़ी ओमेगाओं को छोड़कर, इतने बड़े बिजनेसमैन की डॉटर्स को एंड सन्स को छोड़कर उनको ये ओमेगा मिला था। ये चीज़ सुनकर ईबो को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानता है वो नहीं है उस स्टेटस से, वो नहीं है उस जगह से, तो इसमें वो क्या करे। लेकिन मिसेस वी जो उनको जवाब दे रही थी, अपनी सन इन लॉ को डिफेंड कर रही थी, ये चीज़ ईबो को अपने अंदर एक वार्मथ फील करवा रही थी। लेकिन आज उसे जिस वार्मथ की ज़रूरत थी, जान, वो उसे अपने पास कहीं नहीं दिख रहा था। और ये चीज़ लिटरली ईबो को गुस्सा दिला रही थी।
एंड गुस्सा दिलाए तो थी, हर्ट भी कर रही थी अपनी गलती पर, उसे पछतावा भी हो रहा था कि उसे जान के साथ इतना भी रूड नहीं होना चाहिए था। एक अल्फाज जिसने अपनी सारी ईगो को साइड रखकर ईबो के लिए सोचा है, हमेशा ईबो की पसंद की चीज़ की है, हमेशा ईबो से बात करने की कोशिश की है, उनके रिश्तों को सुधारने की कोशिश की है। लेकिन यह ईबो ने बस हर बार उस पर चिल्लाया है, हर बार उसे रूडली बात की है। तो अब ईबो को लग रहा था कि शायद ही जान उससे बात करेगा। एंड वही दूसरी तरफ जान जो खुद भी कंफ्यूज था, उसने कल गुस्से गुस्से में सोच तो लिया था कि वो कभी इस रिश्ते के लिए, अब वो थक चुका है इस रिश्ते में कोशिश करते करते, एफर्ट डालते डालते। लेकिन अब 2 दिन के बाद उसका माइंड और चेंज हो चुका था, उसने सोच लिया था कि वो डालेगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ईबो में दिखता है कि ईबो इस रिश्ते से बस इस रिश्ते को चाहता है, बस वो बताना नहीं चाहता है। उसका दिमाग कंफ्यूज्ड है, अभी वो यंग है, उसका दिमाग कंफ्यूज्ड है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। पर ईबो जान तो ईबो से प्यार करता है एंड ईबो जान का मेट है। वो तब तक तो कोशिश कर ही सकता है जब तक कि ईबो की रट नहीं आ जाती या फिर हीट नहीं आ जाती, वो तब तक तो कोशिश कर ही सकता है। उसके बाद तो ईबो को पता चल जाएगा कि जान उसका मेट है। अगर उसके बाद भी वो उसके साथ नहीं रहना चाहेगा तो फिर जान ईबो को फोर्स नहीं करेगा, लेकिन तब तक तो वो कोशिश करना चाहता है ईबो के दिल की जीतने की। लेकिन वो अभी ईबो को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ईबो को उसका पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आज वो ईबो से बस थोड़ा दूरी बनाकर ही रख रहा था। ईबो जो कि मिसेस वी के पास खड़ा हुआ था, तभी उन दोनों के सामने 2 लड़के आए। मतलब एक तो टॉल लग रहा था, हैंडसम लग रहा था, और एक भी हैंडसम था लेकिन वो टॉल नहीं था, वो थोड़ा सा शॉर्ट ही था। एंड जैसे ही मिसेस वी ने वो देखा तो उन्होंने एक पर्सन को गले लगाते हुए कहा, चेंग चेंग बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लगता है तुम तो अपनी माँ को मिस ही नहीं करते, तुम ना फोर्थ कॉल करते हो ना मुझसे मिलने आते हो। लगता है तुम अपनी लाइफ में ज़्यादा ही बिजी हो चुके हो। ये सुनकर चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, मैं कोई बिजी नहीं हुआ था। तुम्हें तो पता है ना कि हाई कॉन को हमेशा बाहर जाना रहता है, इसीलिए। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, जैसे आपने चाहा मैं अपना बिजनेस शिफ्ट किया है, जैसे हमने भी यहीं पर ही सब कुछ स्टेबलाइज कर लिया है, अब हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। एंड वैसे भी अब हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि हम बस हमेशा ट्रैवल ही करते रहें। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, जिम्मेदारी? तो चेंग ने मुस्कुराते हुए मिसेस वी को कहा, माँ आप ग्रैंड माँ बनने वाले हो। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, क्या? तो चेंग तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर चेंग ने बस नोट किया। फिर मिसेस वी ने हाई कॉन की तरफ देखते हुए कहा, हाई कॉन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। वैसे तुम्हें पता है कि वो थोड़ा सा ग्रम्पी एंड एंग्री लोटस है, लेकिन फिर भी मेरे बेटे का ख्याल रखना, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, इसका ख्याल रखने के लिए मैं आ जाऊँगी। वैसे भी अब तो हमारे साथ मेरा एक बेटा और है। ये बोलते उसने ईबो को अपने पास खींचते हुए कहा, ईबो, ये चेंग है, जान का छोटा भाई। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना। ये सुनकर ईबो ने चेंग की तरफ देखा तो चेंग के फेस पर एक ब्रदरली मुस्कुराहट थी। ईबो भी हल्के से मुस्कुराया, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा चेंगा। ये सुनकर चेंग भी मुस्कुराया, उसने कहा, तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा ईबो, जान ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। जैसा कि उसने बताया था, तुम तो उससे भी ज़्यादा प्रिटी हो। मेरा भाई सच में बहुत लकी है जो तुम जैसा ओमेगा उसे मिला है, सिंपल सा, क्यूट सा, प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा। मैं सुनकर ईबो शाय फील करने लगा। उसका जेस तो पिंक हो गया, लेकिन एक साइड से बात अलग थी, क्योंकि हाई कॉन ईबो को ऐसे देख रहा था जैसे उसे स्कैन कर रहा हो, और ये गैस कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहा था। जैसे उसने हाई कॉन की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो शॉक हो गया, क्योंकि उसका एंड हाई कॉन का जो फेस था वो थोड़ा सेम सेम ईबो को फील हो रहा था। एक ब्रदरली जो वाइब थी हाई कॉन से बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, वो ईबो को फील हो रही थी। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ हाई कॉन को भी फील हो रही थी। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो, तुम मतलब माँ, ईबो एक कौन सी फैमिली का है? मीन अचानक कैसे जान की शादी करवा दी, और कोई बड़ी शादी भी नहीं करवा, किसी को बुलाया भी नहीं। ये सुनकर मिसेस वी ने हाईक्वान की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली हाईक्वान ईबो वांग फैमिली से बिलोंग करता है, तुम तो जानते होंगे ना, और शायद चेंग को पता है। मेरे जो फादर इन लॉ है उनके दोस्त थे ईबो का ग्रैंडपा, एंड कुछ महीनों पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, तो तब से ही ईबो हमारे साथ रहता है। एंड हम उनके ग्रैंडपा ने हमारे ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि इन दोनों की शादी होगी, तो इसीलिए इन दोनों की हमने शादी करवा दी है। ये सुनकर आइकॉन ने कहा, वांग फैमिली? ये बोलते उसने ईबो की तरफ देखा, पर ईबो को भी कुछ अजीब सा फील तो हो रहा था, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। तभी अब वो लोग बातें कर रहे थे, तभी ईबो का ध्यान जो है वो जान पर गया, जो कि एक लड़की से बात कर रहा था, और लड़की बहुत ही
मतलब उससे चिपक रही थी, चिपकने की कोशिश कर रही थी। भले ही जान उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो कर रही थी। ये चीज़ ईबो नोटिस कर रहा था और ये चीज़ ईबो को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। तभी ईबो के पास एक एल्फ आया और उसने ईबो के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? जैसे ही ईबो ने सुना, वो उसने मिसेस वी की तरफ देखा, फिर चेंग की तरफ देखा, तो चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम डांस करो। वैसे भी वो मेरा भाई कहाँ है? लगता है किसी और के साथ बिजी है। तुम चिंता मत करो, जब तुम्हें वो किसी और के साथ देखेगा ना, तो जेलस होता हुआ तुम्हारे पीछे वैसे आ जाएगा। तुम जाओ डांस करो। एंड ये बोलते उसने हाईक्वान की तरफ देखा। हाईक्वान जो कि ईबो की तरफ देख रहा था। जैसे उसने चेंग की आवाज़ सुनी, उसने चेंग की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? इस पर चेंग बस मुस्कुरा गई। लेकिन सरप्राइजिंग तभी मिस्टर वी ने भी थोड़ा सा पोलाइट होते हुए, आई मीन थोड़ा सा झुकते हुए कहा, माई क्वीन, क्या तुम भी मेरे साथ डांस करना चाहोगी? जैसे मिसेस वी ने ये सुना, उनका पूरा फेस रेड हो गया। उसने मिस्टर श्याम की तरफ देखते हुए कहा, तुम, अब तुम्हारी उम्र नहीं डांस करने की। तभी मिस्टर श्याम ने प्राउडली कहा, मेरी तो उम्र है, लगता है तुम्हारी उम्र नहीं है। इस पर मिस्टर श्याम ने कहा, मेरी तो उम्र है, चलो देखते हैं कि कौन अच्छा डांस करता है। ये बोलते हो तीनों कपल, आई मीन दो तो कपल थे और वो एक रैंडम अल्फा के साथ गया था, डांस कर रहे थे। एंड बहुत सारे लोग कपल डांस करने आ चुके थे। जान जो कि वांग जिशवान से बात कर रहा था, जैसे उसने ये डांस देखा, पहले तो उसे चेंग और हाई कौन दिखा, जिससे उसके फेस पर स्माइल थी। फिर उसे अपने पेरेंट्स दिखे तो उसके फेस की स्माइल और बड़ी हो गई। लेकिन जैसे उसने ईबो को देखा, उसकी स्माइल चुटकियों में ख़त्म हो गई। उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि पूछो मत, तो कि वो क्या बताए, क्या करे। एंड ये देखकर उसकी मुट्ठियाँ बिछ के उसने भी जिशवान की तरफ देख, जिशवान के हाथ को पकड़ा और बिना कुछ पूछे वो सीधा उसे वो डांस फ्लोर पर ले आया था। अब डांस वैसे ही हो रहा था। एंड वो अल्फा जो ईबो के साथ डांस कर रहा था, पर ईबो की नजर सिर्फ जान की तरफ थी, जो कि डांस कर रहा था। ये चीज़ ईबो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो खुद भी ज़्यादा ही इंटीमेटली उसके साथ डांस कर रहा था। लेकिन इतना भी इंटीमेट नहीं, जो सीमा होती है उसी के अकॉर्डिंग उससे उसके साथ डांस कर रहा था। लेकिन वो जो अल्फा था, उससे लगता है अपनी हद में रहने का पता नहीं था, इसलिए वो ईबो से थोड़ा ज़्यादा ही इंटीमेटली ही ईबो को टच कर रहा था। ये चीज़ ईबो को पसंद नहीं आ रही थी और वो चाहता था कि वो कहाँ इसके साथ डांस करने आ चुका है, क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पर डांस करते करते जैसे बीट चेंज हुई, तो अब पार्टनर्स चेंज हुए। तो एक बार ईबो जब चेंज हुआ, तो एक बार तो वो हाईकॉन के साथ आया। एंड हाईकॉन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो। इस पर ईबो ने भी हाईकॉन की तरफ देखा और कहा, कौन गा, क्या मैं आपको गा बुला सकता हूँ? इस पर हाईकॉन नोट करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे ऑफकोर्स गा बुला सकते हो। तभी हाईकॉन ने कहा कि हम पहले कभी मिले हैं, मुझे तुम बहुत जानी पहचानी लग रही हो। ये सुनकर ईबो ने कहा, यही चीज़ मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ गा, कि हम पहले कभी मिले हैं, क्योंकि मुझे भी आप बहुत जाने पहचाने लग रहे हो। ये सुनकर हाईकॉन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तभी फिर से चेंज हुई बीट। एंड फिर से अब जो ईबो आया था, वो आया था मिस्टर शाह के पास। तो वो भी एक नॉर्मल डांस कर रहे थे। पर जैसे बीट चेंज हुई, अब ईबो चेंज हो, तो वो आया था जान के पास। जैसे वो जान के पास आया था, उसे तो लग रहा था कि कितने दिनों बाद उसने जान का फेस देखा है। लिटरली ही इज क्रेविंग फॉर जान। जैसे पर जान जो था वो डांस कर रहा था, डांस से उसके फेस पे गुस्सा भी दिख रहा था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था ईबो के दूसरों के साथ डांस करने से। लेकिन अभी जान वो चीज़ दिखा नहीं रहा था। एंड यही चीज़ जो थी वो ईबो को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन जब जान गुस्सा कर कर ईबो लड़कर गुस्सा कर जान को उससे दूर रख सकता है, तो ईबो में इतनी पोटेंशियल तो है कि वो ईबो जान को अपने साइड भी कर सकता है। इसलिए उसने अपने दोनों हाथों को जान के नेक में डाला और वो थोड़ा सा और जान के पास चला गया। ये चीज़ जान के लिए शॉकिंग थी। वो शॉक होकर जान की तरफ देखने लगा, ईबो की तरफ देखने लगा। एंड ये चीज़ जैसे ही ईबो ने फील की, उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी अल्फा की ड्यूटी को ठीक से नहीं निभा रहे हो? एंड तुम अभी क्या कर रहे थे? जैसे उनका जान ने थोड़ा सा ग्रम्पीली ही जवाब दिया, क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं कुछ भी करूँ? वैसे भी तुम्हें तो हमेशा लगता है ना किसी ओमेगाओं को फंसाने की फिराक में रहता हूँ। इस पर ईबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा, सान का। जैसे ही ईबो ने ये शब्द कहा, क्योंकि पहली बार था जब जान ने मतलब ईबो ने जान का पूरा नाम लिया था। कभी तो वो उसे अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद बोला करता था, कभी उसे रूड सीईओ बोला करता था, कभी उसने जान का रियल नाम नहीं लिया। लेकिन अब इतने रिस्पेक्ट के साथ ईबो नाम ले रहा था, तो जान को नहीं पता उसके पेट में तितलियाँ उड़ रही थी। उसने ईबो की तरफ देखा
और जान इबो ने अपनी नज़रों को झुकाते हुए कहा, वो मुझे आपसे मैं मेरा मतलब है 2 दिन पहले जो हुआ उसके लिए मैं ये बोलते हुए इबो को शब्द नहीं मिल रहे थे कि वो कैसे बयां करे, खुद को माफ़ी कैसे मांगे। वो खुद को बताना चाहता था कि आखिर वो इतना सब नफरत करता क्यों है। लेकिन फिर तभी जो है वो रुक गया, म्यूजिक रुक गया एंड सभी लोग अब सामने की तरफ देख रहे हैं कि जहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि हाई क्वांग के जो पेरेंट्स हैं वो नीचे आ रहे थे। वो लोग उन लोगों ने भी अपना बहुत बड़ा बिजनेस बहुत कम सालों में स्टेबलाइज किया था, इसीलिए वो लोग भी अब चाइना में पॉपुलर थे। तो वो लोग जब नीचे आ रहे थे तो सभी लोग उन्हें देख रहे थे। हालांकि उनका बिजनेस जो शाह से बड़ा नहीं था, लेकिन अब जब शाह फैमिली की बेटे की शादी वहाँ उनके साथ हुई थी तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वैसे ये कोई बिजनेस मैरिज नहीं थी। इक्वान एंड चेंग जो थे वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, फिर वो एक साथ एक यूनिवर्सिटी में गए। दोनों के इंटरेस्ट सेम थे, दोनों को अपनी वाइब भी सेम लगी एंड टाइम के साथ उन लोगों को ये भी रियलाइज़ हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के मेट हैं। तो इसलिए एंटायरली बिजनेस मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी। 99% लव मैरिज थी और फिर 1% बिजनेस मैरिज हो चुकी थी। इसी जब वो लोग नीचे आ रहे थे अब जान इबो के पास ही खड़ा हुआ था एंड इबो ने जान के हाथ को पकड़ रखा था, बिल्कुल जैसे कोई कपल पकड़ता है वैसे। आज से पहले इबो ने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया था, लेकिन जान ही कहेगा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा तो ये बिल्कुल गलत होगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने भी अपने एक हाथ से जान इबो के हाथ पर हाथ रख रखा था। तभी स्पॉटलाइट 2 फिगर्स पर गई और वो नीचे उतर कर आ रहे थे। जब वो नीचे उतर कर आए तो उन दोनों के पास जाकर हाई क्वान एंड चेंग खड़ा हुआ और दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी हुई एंड उस लड़की से वो बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे। लिटरली वो उस पर प्यार की बौछार कर रहे थे। कोई भी कह सकता था शायद ये तो उनकी बेटी हो सकती है या फिर कोई भी होगी, लेकिन बेटी ज़्यादा सूट कर रही थी क्योंकि उसी तरह से उसी से बात कर रहे थे। साथ ही हाई क्वान से भी मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे एंड ये चीज़ जान भी देख रहा था। लेकिन अचानक उसे फील हुआ कि ईबो काँप रहा है और ये देखकर जान ने ईबो की तरफ देखा तो ईबो बस सामने का नज़ारा देख रहा था और ये जान के लिए लिटरली शॉकिंग था कि ईबो को क्या हुआ है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो क्या हुआ है। और ईबो जिसे अपने सेंस में ही नहीं था और बस सामने की तरफ देख रहा था, वो काँप रहा था। तो फिर से जान ने कहा, ईबो क्या हुआ है। ये सुनकर ईबो अपने होश में आया और उसने जान की तरफ देखा और जैसे उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने कहा, ये 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 लोग ये सुनकर जान ने कहा, हाँ ये लोग वांग हुआंग एंड उनकी वाइफ वांग हुआ है और हाई क्वान इन्हीं का बेटा है। चेंग की शादी भी हाई क्वान से हुई है एंड ये जो लड़की है ये इनकी बेटी है वांग जिशवान। ये सुनकर जान ईबो ने कहा, हाई क्वान वांग जिशवान वांग हुआंग। ये बोलते हैं ईबो को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर जान थोड़ा सा घबराने लगा। उसने कहा, ईबो क्या हो रहा है, हम पार्टी से बाहर चलते हैं। बोलते वो ईबो को पार्टी से बाहर लेके आओ। जाते वक्त उसने एक वेटर को ऑर्डर किया था कि वो ईबो के लिए पानी लेकर आए। ये बोलते हुए जब वो बाहर गए तो जान ने ईबो को बैठाने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने जान के हाथ को टाइट लेवल कर रखा था और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने कहा, घर जाना है, प्लीज प्लीज जान घर जाना है। ये सुनकर जान ने कहा, ईबो क्या हुआ है, लेकिन तुम्हें घर जाना है, ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, पर प्लीज़ ठीक कुछ तो बताओ हुआ क्या है। जब जान तुरंत गाड़ी में बैठा, ड्राइवर को बोला तो ड्राइवर से ले जा रहा था। पूरे रास्ते जान ईबो को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, उसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या, उसे तो बताए। लेकिन ईबो काँप रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था जो चीज़ ईबो को समझ में नहीं आ रही थी। जब वो फाइनली घर पर पहुँच गया, वो लोग एक रूम में थे तो अब जान ने ईबो को थोड़ा शोल्डर से पकड़ कर हिलाते हुए कहा, शावांगी बो मेरी बात सुनो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। क्या कुछ हुआ है तुम्हें, क्या कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है, मुझे डरा मत। ये सुनकर इब्बो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, वो, वो लोग गा वो लोग वो लोग मेरे पेरेंट्स है गा। मेरे माँ बाप हैं जो कई सालों पहले अलग हो चुके थे। तो फिर वो एक साथ क्यों, वो एक साथ है तो उनका बेटे
अगर उनका वो अपने बेटे और बेटे से इतना प्यार करते हैं तो मुझ में क्या कमी थी? वो मुझे क्यों छोड़ कर चले गए? मुझे क्यों बचपन में वो अनाथ बनाकर चले गए? क्यों? ये बोलते हुए वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। एंड ये जान के लिए भी लिटरली शॉकिंग था ये चीज़ सुनकर कि वांग्स ईवो के पेरेंट्स हो सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। बहुत देर तक ईवो को शांत करने के बाद, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, और ईवो ईवो को पहली बार जान इतना टूटा हुआ देखा था। शायद इतने महीनों का दर्द, अपने ग्रैंडपा को जाने का दर्द, अब वो जान के साथ शेयर कर रहा था। अपनी सबसे वीक साइड जो थी वो जान के साथ शेयर कर रहा था, और रो रहा था, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, कंप्लेंट्स कर रहा था, अपने बचपन के बारे में बता रहा था कि इन दोनों की वजह से उसे क्या क्या सहना पड़ा था, लोग उसे क्या क्या कहा करते थे, एक ओमेगा होने के बावजूद उसने क्या क्या सहा है, ये चीज़ें वो सब बता रहा था। एंड धीरे धीरे जान को पता लगा कि ईबो ने बताया जान को कि उसके जो पेरेंट्स थे, जब वो ईबो छोटा था तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। एंड एक दिन ये बात इतनी बढ़ गई थी कि इन दोनों की बात डिवोर्स तक आ चुकी थी। जब इनकी माँ घर से जा रही थी, क्योंकि इसकी माँ की कंप्लेंट्स थी कि ये घर उसके लिए काफ़ी नहीं है, वो एक ऐसा घर चाहती है जिसमें वो अपनी मर्जी की चीज़ें कर सके, लेकिन यहाँ पर तो इतने इनफ रूम्स तक नहीं थे, बहुत छोटी जगह थी, बहुत ही आसपास में कुछ भी नहीं था, एंड उनके पास इतने पैसे तक नहीं थे। तो ये चीज़ मिस्टर मिसेस वांग को नहीं चाहिए थी। जब वो जा रही थी तो ईबो, वो 3 साल का ईबो उसके पैर पकड़ कर रो रहा था कि उसे नहीं छोड़ कर जाए, उसे उसके पास रहे, उसे छोड़कर नहीं जाए, उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं जाए। लेकिन मिसेस वांग ने कोई भी दया नहीं दिखाई थी, एंड वो बस वहाँ से चली गई थी। वही दूसरा कुछ दिनों तक तो मिस्टर वांग उनके साथ रहे, उसके बाद मिस्टर वांग भी चले गए थे। ईबो को तो पता भी नहीं था कि उसके फादर कब गए थे, लेकिन उसके बाद से ईबो की लाइफ हेल हो चुकी थी। उसके ग्रैंडपा उसके लिए मेहनत भी कर रहे थे, जब तक ईबो 13-14 साल का नहीं हो गया तब तक उसके ग्रैंडपा उसको कमा कर खिला रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनका एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उसके ग्रैंडपा बूढ़े हो चुके थे, तो कितना ही कमा सकते थे। फिर भी वो लोग उसके एक्सपेंसेस पूरे कर रहे थे। इंसान को भी अब गुस्सा आ रहा था, लिटरली उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं। उस रात तो जान को ही पता है कि उसने कैसे ईबो को शांत कर कर सुलाया था। उस पूरी रात ईबो ने जान के हाथ को नहीं छोड़ा था। लिटरली उन दोनों ने अपने पार्टी के कपड़े तक चेंज नहीं किए थे। जब अगले कुछ दिनों में जान ने बात पते लगवाया, उसने हाई क्वान को बुलाया, क्योंकि हाई क्वान एक ट्रस्टेड पर्सन है जिसको जान बचपन से जानता है। एंड मुझे एक चीज़ और खटक रही थी कि उसे ये बात, इस बात का पूरा यकीन है कि हाई क्वान जो है वांग हुआंग का एंड वांग हुआ का ही बेटा है। तो फिर अगर वो लोग ईबो से लोगों ने के बाद यहाँ पर आए थे, तो फिर मतलब हाई क्वान कैसे हुआ, एंड हाई क्वान हुआ तो उसके ग्रैंडपा को या फिर ईबो को इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। वो लोग जान इसी बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। जब हाई क्वान यहाँ पर आया तो उसे कुछ कड़ियाँ खुलने लगी, कई सालों की पुरानी बातें याद आने लगी। एंड एक दिन फिर हाई क्वान को जब ये बात पता चली थी कि वो उसी का भाई है, उसका ब्लड रिलेटेड भाई है, ये चीज़ हाई क्वान के लिए बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसे उस पार्टी में लग रहा था कि ईबो का उसका कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन क्या है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब उसे पता चला था कि ईबो उसका भाई है, तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उस दिन वो ईबो को हक कर कर बहुत रोया था। उसे खुद नहीं पता कि क्यों रो रहा है, क्योंकि वो दोनों भी मिले ही हैं। फिर भी वो बहुत, उसे जब ईबो के बारे में पता चला, उसने क्या लाइफ जी है ये पता चला, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एंड यही चीज़ उसे गुस्सा दिला रही थी। और जब उसने अपने पेरेंट्स को पूछा ये बात, और जब उसके पेरेंट्स के सामने ये बात आई थी, तो ये चीज़ उनके लिए भी शॉकिंग थी। उस दिन नॉर्मल दिन की तरह ही था, मतलब वांग फैमिली और शाओ फैमिली एक साथ डिनर कर रहे थे, क्योंकि वांग फैमिली ने शाह फैमिली को इनवाइट किया था, इसलिए जब वो लोग वहाँ पर गए तो ऑब्वियसली ईबो भी गया था। उस वक्त सिर्फ हाई क्वान को पता था कि ईबो उनका बेटा है, मतलब उनका भाई है, उनके पेरेंट्स का बेटा है। जब वो वहाँ पर गए, जब डिनर सब लोग कर रहे थे, तो सब देख सकते थे कि मिस्टर एंड मिसेस वांग जो है वो वांग जिशवान को कितने प्यार से खिला रहे हैं। एंड वो लोग हाई क्वान से कितने प्यार से बात कर रहे हैं, चिक का कितना ख्याल रख रहे हैं। इन लोगों को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इन लोगों का ऐसा चेहरा भी हो सकता है जो शायद सिर्फ ईबो को, जान को और हाई क्वान को पता, और किसी को पता नहीं है। जब वो लोग जब डिनर कर ही रहे थे, तभी जब डिनर ख़त्म हो चुका था, तो अब जो यंगस्टर्स थे, मतलब हाई क्वान, वांग जिशवान, चेंग एंड ईबो और जान, ये लोग एक
उनके जो घर में है वो एक कोर्टयार्ड था, उसमें चले गए थे गार्डन की तरफ। एंड जो एल्डर्स थे वो वहाँ पर बातें कर रहे थे। वो लोग बातें कर रहे थे। वांग जिशवान एंड ईबो की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एंड हाई क्वान तो ईबो को लेकर अब प्रोटेक्टिव था ही, साथ ही चेंग भी ईबो को लेकर पता नहीं क्यों प्रोटेक्टिव था। इधर जब चारों एल्डर्स बैठे हुए थे तभी मिस्टर वांग ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, मिसेस वी, मुझे पता चला कि जान की शादी कैसे हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कभी खुश रह पाएंगे। ये सुनकर मिसेस श्राव ने कहा, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो तभी मिसेस वी ने कहा, मेरा मतलब है कि वांग जिशवान जो है वो जान से बहुत प्यार करती हैं। एंड ये बात आपको बचपन से ही पता थी। ये सुनकर मिस्टर शाह ने कहा, हाँ, लेकिन अब जब उसकी शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? वैसे भी वो लड़का, मुझे जहाँ तक लगता है, वो जान के पैसों के पीछे ही है। उसे ग्रैंड जा चुके हैं, उसे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट दे दो और वो वांग में शाम में चला जाएगा। और फिर वैसे भी अभी ये शादी मीडिया में ज़्यादा पता कवरेज नहीं है कि इन दोनों की शादी हुई है। ये सिर्फ लीगली ही पेपर्स पे ही है। तो क्यों ना इस लड़के को कुछ ज़्यादा अमाउंट में पैसे देकर यहाँ से भेज दे, ताकि ये भी अपनी लाइफ जी सके। फिर हम जान और जिशवान की शादी करते, क्योंकि आपको पता है मैं अपने जिशवान से बहुत प्यार करता हूँ एंड वो भी जान से प्यार करती है। तो मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। यह सुनकर मिस्टर मिश्रा ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, आप अपनी बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। एंड उस बेटे का क्या जिसको आपने बचपन से आंसुओं और अंधेरे में धकेल कर रखा था। ये सुनकर मिस्टर मिसेस वांग थोड़े से चौंक गए। उन्होंने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर हाई क्वान एंड बाकी यंगस्टर्स खड़े हुए थे, लेकिन जो बात की थी वो हाई क्वान ने की थी। हाई क्वान ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, पेरेंट्स कहते हुए। ये सुनकर मिस्टर वांग ने खड़े होते हुए कहा, हाई क्वान, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? क्या तुम भूल गए कि अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं? ये सुनकर हाई क्वान ने कहा, पेरेंट्स आप लोग पेरेंट्स कहलाने के लायक हो? मुझे नहीं लगता। ये सुनकर मिसेस वांग ने कहा, हाई क्वान क्या हुआ? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इस पर हाई क्वान ने कहा, आप लोगों से ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? शुक्र मनाओ कि ऐसे बात कर भी रहा हूँ, क्योंकि जब से मुझे आप लोगों की सच्चाई पता चली है तब से तो मैं आपसे बात तक नहीं करना चाहता। ये सुनकर मिस्टर वांग ने कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो हाई क्वान? इस पर हाई क्वान ने कहा, बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? तो बकवास तो वो थी जो आपने 15 साल पहले की थी। ये सुनकर मिस्टर मिसेस वांग जो थे शॉक थे। उन्होंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या पता है 15 साल पहले का? हाई क्वान ने कहा, हाँ, आप चाहते थे कि बात किसी को नहीं पता चले। आपने अपने छोटे बेटे को वहीं छोड़ दिया सिर्फ इसीलिए कि वो एक मेल ओमेगा था। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया कि आप लोगों ने उन्हें छोड़ा क्यों? मुझे बताओ कि क्यों छोड़ा है? आपकी वजह से ग्रैंडपा जिन्हें बैठ कर खाना चाहिए था, जिन्हें अपने बेटे उनकी बहू बैठ कर खिलाना चाहिए थे, उन लोगों ने उस उम्र में काम किया है। मेरा भाई जिसे उस उम्र में पढ़ना चाहिए था, जिसे अपना करियर बनाना चाहिए था, उसने उस उम्र में क्या कैसा है आपको क्या पता है? पर आपको ज़रा सी शर्म नहीं है कि आप अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो। ये सुनकर दोनों वांगसी जो है वो लिटरली शॉक्ड थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में तो हाई क्वान और जिशवान को बताया ही नहीं है। तो हाई क्वान को पता कैसे चला? तो हाई क्वान ने हंसते हुए कहा, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला। आपको ईबो नाम याद है? बोबो नाम याद है आपको? है याद? या फिर आप अपनी इस पैसे की लालच में इतना गिर गए थे कि आपको ये नाम तक याद नहीं रहा? ये बोलते हुए मिस्टर वांग ने कहा, हाई क्वान। तो हाई क्वान ने कहा, क्यों? अब क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? तब गुस्सा नहीं आता जब आप 3 साल के बच्चे को छोड़कर आए थे। इस पर मिस्टर वांग ने कहा, तुम्हें इसे कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया है? ये सब भड़काने की कोशिश है। ये सुनकर हाई क्वान ने कहा, भड़काने की कोशिश है? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ईबो ने ये सब बताया है तो फिर आप क्या करोगे? ये सुनकर मिस्टर वांग ने कहा, इम्पॉसिबल, वो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो हाई क्वान ने कहा, आप तो यही चाहते थे कि वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन भगवान किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उसने मेरे भाई को भेजा, और वो भी एक ऐसे इंसान के पास भेजा जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, जिससे प्यार करता है। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस वांग बस शॉक्ड थे। तभी हाई क्वान ने ईबो के हाथ को पकड़ते हुए कहा, यह है मेरा भाई, मेरा छोटा भाई ईबो, जिन्होंने
जिन जिसको आप लोगों ने वहाँ बस छोड़ दिया था बिल्कुल किसी अनाथ की तरह। इस पर मिस्टर और मिसेस वांग शॉक्ड थे ईबो को देखकर। जब हाई कमान ने कहा, हमें जवाब चाहिए कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। इस पर मिस्टर मिसेस वांग शॉक्ड हो चुके थे। उनके पास अब जवाब देने के और कोई चारा बचा भी नहीं था। हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे पास वो रास्ता ही नहीं था। जब मैं यहाँ पर पढ़ने आया था तो मैं तुम्हारी माँ से मिला। वांगहुआ एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बहुत सारे भाई बहन थे। एंड इसके फादर की जो विल थी वो बहुत सारे लोगों में बटी हुई थी। एंड हमारे पास बस उतना ही आता, और वो भी जब आता क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ दो ही चिल्ड्रन वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके फैमिली का नियम था कि अगर किसी के अगर 2 ही चिल्ड्रंस है तो वही उस प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जब तक हमें बात पता चली थी तब तक तुम भी थे एंड ईबो भी था, एंड मैं प्रेग्नेंट थी वांग जिशवान से। तो हमें कुछ नहीं समझ में आया। तुमको तो हमने तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया था, तुम्हें तो हमने वांगवा के पेरेंट्स के पास भेज दिया था, इसलिए तुम्हें ईबो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमने ईबो के बारे में तुम्हें पता चलने ही नहीं दिया है। क्योंकि हम तुम्हारी जो नानी थी उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था। लेकिन वांग जिशवान जो थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन उस वक्त मैं वांग जिशवान को नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो मेरे पेट में थी और उसी वक्त वो विल का बंटवारा हो रहा था। इसलिए मुझे बस साबित करना था कि मेरे 2 ही बेटे हैं। ईबो से कभी भी मेरे पेरेंट्स मिले ही नहीं थे। क्योंकि जब मैं ईबो से प्रेग्नेंट थी तो मैं इसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास आ चुकी थी। मुझे ये लाइफ नहीं पसंद थी क्योंकि मैं शुरू से एक अच्छे ख़ानदान में पली बड़ी हूँ, और हाई कमान भी बहुत छोटा था कि उसे याद रहे कि वो नाम का उसका कोई भाई है। इसीलिए जब हम यहाँ पर आए, हमें पता चला इन सब के बारे में, तो हमने ईबो को यहीं छोड़कर ज़रा मुनासिब समझा। और वैसे भी हमने उसे कोई अनाथ नहीं छोड़ा था, हमने उसे उसके ग्रैंडपा के पास छोड़ा था। ये सुनकर हाई कमान ने कहा, आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? आपने ईबो को ग्रैंडपा के पास छोड़ा था, वो इंसान जो खुद बीमार रहता था। आपने जाने के बाद इतना भी नहीं सोचा कि आप उनके पास खर्चा तो भेज दो। अगर आप अब इतने गिर चुके थे कि आप ईबो को अपना नहीं सकते थे तो आप ईबो के लिए अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम कर सकते थे। लेकिन नहीं, अपनी लालच को आप किसी भी विल का नाम मत दीजिए, क्योंकि ये आप थे। विल का बंटवारा होने के बाद भी आप ईबो को एक अच्छी लाइफ दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया क्योंकि आप अपने दोनों बच्चों में उलझ चुके थे। आप उस बिजनेस में उलझ चुके थे, आप उस एक्सपेंसिव लाइफ में उलझ चुके थे। आपको लगा था कि अगर ईबो का नाम सामने आएगा तो आप क्या से सब चला जाएगा, और आप इतने ज़्यादा लालची हो चुके थे कि आप इस चीज़ को जाने नहीं देना चाहते थे। अगर आप लालची नहीं होते तो आप ग्रैंडपा को बताते कि मैं भी उनका पोता हूँ, लेकिन आपने कभी ये बात उन तक पहुँचने ही नहीं दी। आपने मुझे सिटी में ही पैदा किया और सिटी में ही मुझे आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिया ताकि मेरे रियल ग्रैंडपा को तो इस बारे में कुछ पता ही ना चले। आपने बहुत अच्छा खेल खेला था। आपने ईबो की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन भगवान सब देखता है और ईबो के पास अब इतना बड़ा परिवार है। एंड हाँ, आपको जिस प्रॉपर्टी का लालच है ना, उस प्रॉपर्टी को आप अपने ही पास रखो, क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। हम दोनों ने अपना बिज़नेस खड़ा कर लिया है, हमें आपके बिज़नेस की ज़रूरत है ही नहीं। आप रहिए अपने इस बिज़नेस के साथ, क्योंकि मैं अब अपने भाई के साथ रहूँगा। मैंने पहले उसका बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा उसे। ये बोलते हुए हाई कमान वीवो का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से बस जा चुका था। एंड वो जो लोग थे वो बस चुपचाप ये सब सुन रहे थे। उसके बाद एक एक करके शाह फैमिली के सभी मेम्बर्स वहाँ से जा चुके थे। एंड मिस वांग फैमिली जो थी वही थी, वो रो रही थी अपने कर्मों पर। वही दूसरी तरफ कुछ दिन ऐसे ही और बीत चुके थे। एंड ईबो और हाई कमान का जो बॉन्ड था वो बहुत अच्छी तरह से बन रहा था। कुछ दिन बाद जिशवान भी वहाँ पर आई थी। एंड वैसे तो वो जान से प्यार करती थी, लेकिन जब उसे ईबो के बारे में पता चला था तो वो खुश थी, क्योंकि ईबो से छोटी थी वो। एंड उन दोनों की वो एक प्यारी सी लिटिल सिस्टर थी। जब तीनों भाई बहन मिले थे तो उन तीनों में कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो इतने दिनों बाद मिले हैं या फिर ये दोनों अलग तरीके से पले हैं। वो तीनों एक तरह से बस घुल मिल गए थे। इसी बीच में हमारी जान और ईबो का जो रिश्ता है वो भी घुल मिल रहा था। वैसे ही एक दिन की बात है, ईबो यूनिवर्सिटी से जल्दी जल्दी भागता हुआ घर में आया था और सीधा जाकर अपने रूम में उसने बस खुद को लॉक कर लिया और अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर बस डायल कर दिया।
लगभग 20 मिनट के बाद ही एक और इंसान दौड़ता हुआ उसी रूम में घुसा था। एंड वो और कोई नहीं बल्कि जान था, क्योंकि वो जब अपने यूनिवर्सिटी में था तो उसे कुछ फील हो रहा था एंड उसे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा था कि वो शायद अपनी फर्स्ट हीट में जा रहा है। इसलिए वो तुरंत घर पर आ चुका था और उसने जान को भी कॉल किया था, क्योंकि ऑफकोर्स जान उसका अल्फा उसे था तो उसे उसकी ज़रूरत है। और इतना टाइम में ईबो को पता चल ही गया था कि वो किससे प्यार करता है, वो किसे चाहता है। एंड जैसे ही जान रूम में आया था उसके फेरोमोन्स ट्रिगर्ड हुए थे, तो ईबो को ये भी रियलाइज़ हो चुका था कि जान ही उसका मेट है। और उसके बाद क्या था, फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ एक बहुत ही रोमांटिक सी नाइट स्पेंड की, एक दूसरे को मार्क किया एंड उसके बाद दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो हे वन, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू वांट एपिलॉग, मतलब इसका एक एपिलॉग चाहिए जिसमें आपको बांग्शन मोमेंट चाहिए, वो भी हॉट वाले, आई मीन कि हीट को मैं थोड़ा सा दिखा सकती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है जब मैं इसको बना रही हूँ। लिटरली शाम के बहुत लेट हो रहे हैं एंड मेरा टाइम यही है बनाने, मतलब टाइम नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बुला रही हूँ। तो प्लीज़ अप्रिशिएट माई वर्क एंड हाँ, ज़रूर बताना कि अगर आपको ये हीट एंड रट वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा विस्तार में चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। 20-30 मिनट का एक वीडियो बना दूँगी जिसमें इनके बच्चे और भी वांग फैमिली को माफ़ करना चाहिए नहीं, ये सब मैं आपको बता दूँगी। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए कैसी लगी स्टोरी बताना, क्या पता मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना एंड हाँ, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। क्या आपको पसंद नहीं आती है स्टोरी, लाइक क्यों नहीं करते हो? अब जितने लोग देखते हो उसके आधे भी लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए ना, क्योंकि लाइक करते हो ना आप तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा काम अप्रिशिएट हो रहा है, मुझे हिम्मत मिलती है। लेकिन जब आप लाइक नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई। तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।